ज्योति मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, चंद्रशेखर आज़ाद गवर्नमेंट पीजी लीड कॉलेज, सीहोर, मध्य प्रदेश। आज हम इस वीडियो लेक्चर में दो टॉपिक को कवर करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम देखेंगे अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्थाओं के लेखे, और पार्ट बी में हम कवर करेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। पार्ट ए हमारा है अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लिस्ट ऑफ कंटेंट, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम इस पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स, ऐसे पॉइंट्स जो विद्यार्थी इस लेक्चर के बाद सीखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रस्तावना, गैर लाभकारी संस्थाओं की आशय, व्यावसायिक संस्थाओं के स्वरूप, गैर व्यावसायिक संस्थाओं की प्रकृति, वित्तीय लेखे, अकाउंटिंग मैथड्स, लेखांकन विधि, और उसके पश्चात हम देखेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता और बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। इसी के हम आगे देखेंगे हमारे सारांश, पूरे लेक्चर का कुछ समरी रहेगी। उसके बाद हम लिंक्स फॉर फर्दर रीडिंग, विद्यार्थियों को आगे और सीखने के लिए हम कुछ यहाँ पर साइट्स देंगे। इसके बाद रेफरेंसेस, और लास्ट में हम मूल्यांकन यानी कुछ वैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिससे ये पता करेंगे कि विद्यार्थियों को इस लेक्चर के बाद क्या सीखा। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग आउटकम्स, ऐसे पॉइंट्स जो इस प्रस्तुति के पश्चात विद्यार्थी बता पाएंगे, समझ सकेंगे और बता पाएंगे। इस प्रस्तुतिकरण के पश्चात विद्यार्थी गैर व्यापारिक संस्थाओं का आशय स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी गैर व्यापारिक संस्थाओं के प्रकार व्यक्त कर सकेंगे। गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखा अभिलेख को स्पष्ट कर सकेंगे और गैर व्यापारिक संस्थाओं की लेखांकन विधियों को स्पष्ट कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक संस्थाएं, यहाँ हम देखेंगे व्यावसायिक संस्थाएं क्या होती हैं। व्यावसायिक संस्थाओं के अंतर्गत संगठन में उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के मध्य कार्यों का समन्वय किया जाता है, जिससे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर व्यावसायिक संस्थाएं दो तरह की होती है। पहली है व्यापारिक संस्थाएं, जिनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्निंग, यानी ऐसी संस्थाएं जो अपनी माल और सेवाओं का क्रय विक्रय लाभ अर्जन के उद्देश्य से करती हैं, व्यावसायिक संस्थाएं कहलाती हैं। ऐसी संस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य अपने व्यावसायिक क्रियाओं के माध्यम से लाभ कमाना होता है। ऐसी संस्थाओं के मालिक एकल व्यक्ति हो सकते हैं, साझेदार हो सकते हैं, अंशधारी हो सकते हैं, या सरकार स्वयं भी हो सकती है। ऐसी संस्थाएं अपने वित्तीय परिणामों को जानने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार करती हैं। इसी के अपोजिट गैर व्यापारिक संस्थाएं, जिनका कि उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो ऐसी संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है, हम देखते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं, गैर व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना लाभ अर्जन के उद्देश्य से नहीं की जाती, अपितु ये संस्थाएं अपने सदस्यों को, अपने समाज को, किसी विशेष समुदाय को कोई विशेष राजनीतिक सेवा, सांस्कृतिक सेवा या चिकित्सकीय सेवा, धार्मिक सेवा या कोई विविध सेवा देने के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं। यानी ऐसी संस्थाएं जो अपनी सेवाएं समाज को या सदस्यों को विशुद्ध सेवा भावना से देती हैं। ऐसी संस्थाओं के जो स्वामी होते हैं वे इनके सदस्य ही होते हैं, और ये संस्थाएं अपने वित्तीय परिणामों को जानने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्ति और भुगतान खाता या आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाती हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसी संस्थाएं जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित नहीं होती है वो कौन सी होती हैं। यहाँ हम इनकी प्रकृति देखेंगे। जैसे सेवा देने वाली संस्थाएं, जैसे हमने देखा अस्पताल होते हैं, अनाथालय होते हैं, इनका
उद्देश्य होता है लोगों को सेवाएं देना। इसी तरीके से शैक्षणिक सेवाएं संस्थाएं होती हैं, जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, ये सब इनका उद्देश्य होता है शिक्षा प्रदान करना। उसी तरीके से धार्मिक संस्थाएं भी होती है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब उनका उद्देश्य लोकहित में काम करना होता है। सामाजिक संस्थाएं जैसे पुस्तकालय और खेल संस्थाएं जैसे क्लब्स। आगे हम देखते हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इससे और हम अच्छे से गैर व्यापारिक संस्थाओं को समझ सकते हैं। सबसे पहले है सेवा भावना। इन गैर व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोकहित में कार्य करना होता है, समाज का कल्याण करना होता है। जैसा हमने देखा, उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। ये संस्थाएं सेवा भावना से स्थापित की जाती हैं। संगठनों की सदस्यता। ऐसे व्यक्ति जो इस संगठन के सदस्य बनना चाहते हैं, वे चंदा देकर या सब्सक्रिप्शन लेकर इन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। अधिशेष का वितरण। यहाँ पर अधिशेष का जो वितरण होता है, अधिशेष का आशय होता है आय का व्यय पर आधिक्य। तब हम इसको सरप्लस निकाल पाते हैं, अधिशेष निकाल पाते हैं। ये सदस्यों के बीच में विभाजित नहीं किया जाता, अपितु इसे पूंजी कोष में जोड़ दिया जाता है। निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा प्रबंधन। इन संस्थाओं का प्रबंधन इनके सदस्यों द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दान के रूप में निधियां। ऐसी संस्थाएं लाभ अर्जन नहीं करती है, लेकिन अपने व्ययों को करने के लिए इन्हें भी रोकड़ की आवश्यकता होती है, आय की आवश्यकता होती है। ये संस्थाएं अपनी आय, इनका साधन सदस्यों द्वारा दिए गए चंदे, दान, अनुदान होता है। कई बार अपनी रोकड़ को बढ़ाने के लिए ये संस्थाएं व्यापारिक क्रियाएं करती हैं, जैसे हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाना, मनोरंजन क्रियाएं करना। ये अपनी आय को विभिन्न जनहित में की सेवाओं के लिए व्यय करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ऐसी संस्थाओं के रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखा अभिलेख। हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण इनकी एक पहली जो बही होती है उसको कहते हैं कैश बुक, रोकड़ बही। ये इन संस्थाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण बही होती है। इसके अंतर्गत समस्त प्राप्तियां या समस्त जो भी इनके पास रोकड़ आता है उनको तिथिवार लिखा जाता है, और जितना भी रोकड़ जाता है उन्हें तिथिवार लिख दिया जाता है। इसके अंतर्गत जितना भी कैश होता है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो आयगत का हो या पूंजीगत, सारा ही लेखा, रोकड़ का लेखा इसमें लिखा जाता है और व्ययों का भी लेखा इसमें लिखा जाता है। दूसरी पुस्तक होती है स्मरण पुस्तिका यानी मेमोरेंडम बुक। उधार प्रकृति के जो लेखे होते हैं उसे मेमोरेंडम बुक्स में लिखे जाते हैं। जैसे ही इन ट्रांजैक्शंस का भुगतान हो जाता है, उसके पश्चात इसका शेष जो होता है वो रोकड़ बही में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वेतन और मजदूरी पुस्तक। इसके अंतर्गत संस्था द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों को वेतन या मजदूरी का लेखा करती है, और इसका जैसे ही भुगतान हो जाता है अंत में इसका शेष भी रोकड़ बही में हस्तांतरित कर दिया जाता है। व्यापारिक पुस्तक। जैसे कि ये संस्थाएं कुछ व्यापारिक क्रियाएं करती हैं और व्यापारिक क्रियाओं को करने के पश्चात सारा लेखा जोखा रोकड़ बही में हस्तांतरित कर देती हैं। सदस्य रजिस्टर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है। ये संस्थाएं अपने सदस्यों के समस्त विवरण को इस रजिस्टर में लिखती है, जैसे सदस्यों का संपूर्ण विवरण, सदस्यों द्वारा दिया गया चंदा,
सदस्यों द्वारा बकाया चंदा या अगले वर्ष का दिया गया एडवांस चंदा। स्टॉक रजिस्टर, इसी तरीके से ये संस्थाएं अपने यहाँ स्टॉक रजिस्टर भी रखती है। ये संस्थाओं के भी अपने फिक्स एसेट्स होते हैं, जैसे फर्नीचर, भवन, खेलकूद के सामान, औजारें या फिर बुक्स। इसी तरीके ये इन सभी का विवरण स्टॉक रजिस्टर में रखा जाता है। इसके अंतर्गत अलग अलग फिक्स एसेट्स के लिए अलग अलग रजिस्टर भी रख सकते हैं, जिसके अंतर्गत उनकी क्रय की तिथि, उनकी क्रय की मात्रा, उनकी क्रय की राशि, इन सभी का विवरण इस रजिस्टर में रखा जाता है। आगे चलते हैं। स्थापना के अनुसार गैर लाभकारी संस्थाओं को यहाँ दो भागों में बांटा गया है। गैर लाभकारी संस्थाओं के प्रकार, सबसे पहला है सरकारी गैर लाभकारी संस्थाएं, गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता द्वारा स्थापित किए गए गैर लाभकारी संस्थाओं को सरकारी गैर लाभकारी संस्थाएं कहते हैं, जैसे अखिल भारतीय चिकित्सकीय संस्थान, सरकार द्वारा स्थापित किए गए विद्यालय, महाविद्यालय या पुस्तकालय। इसी तरीके से गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्थाएं भी होती हैं। निजी व्यक्तियों द्वारा या जनहित में या सहकारिता के उद्देश्य से स्थापित की गई संस्थाएं गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं, जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशंस या निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए गए विद्यालय, महाविद्यालय आदि। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा, व्यापारिक संस्थाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है व्यापारिक संस्था, लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की गई। गैर लाभकारी संस्थाएं, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती है, अपितु सेवाएं देने के लिए की जाती हैं। इस प्रकार व्यापारिक संस्थाएं के स्वामी सरकार भी हो सकती है, निजी व्यक्ति खुद हो सकते हैं। ये अपने लेखांकन कैसे रखते हैं वो हम देखेंगे। व्यापारिक संस्थाओं के लेखांकन उपार्जित संकल्पना के आधार पर लेजिस्लेटिव अकाउंटिंग सिस्टम यानी वैधानिक लेखांकन विधि के अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर रखे जाते हैं, जिसे कि हम कहते हैं नॉन फंड अकाउंटिंग, गैर कोष लेखांकन विधि। उसी प्रकार गैर लाभकारी संस्थाएं भी दो प्रकार की होती है, जैसे सरकारी लाभकारी संस्थाएं, ये अपनी लेखांकन सरकारी लेखांकन विधि के अनुसार रखती है। उसी प्रकार गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्थाएं, ये भी अपने लेखांकन गैर सरकारी लेखांकन विधि के अनुसार रखते हैं। इस प्रकार गैर लाभकारी संस्थाएं अपनी जो लेखांकन रहते हैं वो रोकड़ संकल्पना के आधार पर और उपार्जन संकल्पना के आधार पर, दोनों ही संकल्पना के आधार पर स्वकीय संतुलन विधि के अनुसार लेखांकन रखती हैं, जिसे कि हम कहते हैं फंड अकाउंटिंग, कोष लेखांकन विधि। और अच्छे तरीके से हम लेखांकन विधि को समझते हैं। लेखांकन विधि यहाँ दो प्रकार की बताई गई है। गैर कोष लेखांकन विधि, नॉन फंड अकाउंटिंग, लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित व्यावसायिक संस्थाएं गैर कोष लेखांकन विधि का उपयोग करती है, यानी दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर उपार्जित संकल्पना के आधार पर पहले ट्रांजैक्शंस को पहचाना जाता है, उसके पश्चात जर्नल एंट्रीज होती है, उसको लेज़र में परिवर्तित होता है, तलपट बनाया जाता है और वित्तीय परिणामों को जानने के लिए अंतिम खाते, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। इसे ही हम गैर कोष लेखांकन विधि कहते हैं। उसी अनुसार कोष लेखांकन विधि गैर लाभकारी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, ऐसी व्यावसायिक संस्थाएं फंड अकाउंटिंग रखती है, कोष लेखांकन विधि रखती है का उपयोग करती है। इसके अंतर्गत रोकड़ संकल्पना के आधार पर
वित्तीय परिणाम जानने के लिए या नकद स्थिति को जानने के लिए आयव्यय खाता, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रखा जाता है, प्राप्ति और भुगतान खाता रखा जाता है। और यदि इन्हें अपनी वित्तीय परिणामों को जानना है तो उपार्जन संकल्पना के आधार पर, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के आधार पर ये संस्थाएं अपने यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय एवं व्यय खाता रखती है। इसके पश्चात आर्थिक सुदृढ़ता को जानने के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। इस प्रकार यदि हम देखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्थाओं के जो वित्तीय लेखे होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता संकल्प, जिन्हें रोकड़ की स्थिति को जानने के लिए बनाया जाता है। आय व्यय खाता, जो वित्तीय परिणामों को जानने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, जिसके पश्चात आर्थिक चिट्ठा आर्थिक सुदृढ़ता या आर्थिक स्थिति को जानने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर हम लेखांकन विधि को और अच्छे से समझने के लिए गैर कोष लेखांकन और कोष लेखांकन के बीच अंतर समझेंगे। पहले हम मीनिंग देखें, अर्थ देखें। गैर कोष लेखांकन व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा गैर कोष लेखांकन विधि अपनाई जाती है, जबकि सेवा भावना से स्थापित गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा कोष लेखांकन की विधि अपनाई जाती है। उपयोगकर्ता, जैसा हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया, व्यापारिक संस्थाएं इनका उपयोग करती है और कोष लेखांकन का उपयोग गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। खातों का निर्माण, गैर कोष लेखांकन में किस प्रकार के खाते तैयार किए जाते हैं? जैसा हमने देखा, इसमें जर्नल एंट्रीज भी होता है, लेजर भी होता है, तलपट भी होता है। अंतिम खातों के अंतर्गत व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट भी बनाई जाती है, जबकि फंड अकाउंटिंग गैर लाभकारी संस्थाएं अपने यहाँ प्राप्ति और भुगतान खाता बनाती है और आय व्यय खाता के साथ आर्थिक चिट्ठा भी बनाती है। लास्ट, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखे का आधार क्या होता है? ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग उपार्जन क्षमता के आधार पर गैर कोष लेखांकन विधि तैयार की जाती है। ये उपार्जन संकल्पना क्या होती है? यानी जैसे ही ट्रांजैक्शन होते हैं और जिस अवधि से संबंधित होते हैं उसे उस अवधि में लिखा जाता है। रोकड़ संकल्पना, रोकड़ संकल्पना के आधार पर फंड अकाउंटिंग की जाती है, यानी ऐसे अकाउंटिंग रोकड़ प्राप्त किया हो तो उसकी हम ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करते हैं, और रोकड़ गया है तो हम इस अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं। इसमें अवधि का ध्यान नहीं रखा जाता है। जब भी रोकड़ आता है तो उसको हम डेबिट करेंगे और जब जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। हम अपने यहाँ तक के प्रस्तुतिकरण को रिकैप कर लेते हैं, सारांश देख लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि व्यावसायिक संस्थाएं कौन सी होती है। व्यावसायिक संस्थाएं जो संसाधनों में समन्वय स्थापित करके और लोगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करके कार्य करती है, जिनसे कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जा सके। फिर हमने देखा व्यावसायिक संस्थाओं के स्वरूप, एक होता है व्यावसायिक संस्थाएं, दूसरा होता है गैर व्यापारिक संस्थाएं या गैर लाभकारी संस्थाएं। व्यापारिक संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से होती है और गैर लाभकारी संस्थाएं जिनका उद्देश्य सेवा भावना होता है। फिर हमने देखा उनकी प्रकृति कौन सी होती है। जैसे हम लोग हमारे ही सोसाइटी में देखते हैं, हमें बहुत सारी सेवाओं की ज़रूरत होती है, जैसे अस्पताल, अनाथालय, स्कूल्स, कॉलेजेस, मंदिर, मस्जिद, पुस्तकालय, लाइब्रेरी और क्लब्स वगैरह। गैर व्यापारिक संस्थाओं की हमने विशेषताएं देखी, ये कैसी होती हैं। सेवा भावना होती है, उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। इनके सदस्य सब्सक्रिप्शन के थ्रू बनते हैं,
इसके अलावा यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका मैनेजमेंट किया जाता है और इनकी जो अर्निंग होती है, आय के साधन होते हैं, वो सदस्यों द्वारा दिए गए चंदे होते हैं, डोनेशंस होते हैं, अनुदान होते हैं और इन्हें फिर वो अपनी सेवाओं में खर्च करती है। इसी प्रकार हमने गैर लाभकारी संस्थाओं के प्रकार और अकाउंटिंग मेथड्स देखी, जिसमें हमने देखा एक होती है गैर कोष लेखांकन विधि, नॉन फंड अकाउंटिंग, और एक थी हमारी फंड अकाउंटिंग, जिसमें हमने व्यापारिक संस्थाएं जो लाभ अर्जित करती हैं वो गैर कोष लेखांकन विधि अपनाती है, वहीं गैर लाभकारी संस्थाएं कोष लेखांकन विधि अपनाती हैं। लास्ट में हमने इन दोनों में अंतर को समझा कि किस तरीके से इन दोनों अकाउंटिंग मेथड्स में अंतर होता है। इसके हम कुछ मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसे हम इसे जान पाए कि इतना हम जो हमने समझा है उसके लिए हम समझ पाए हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन है, गैर लाभकारी संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। ऑप्शन ए है नगद, ऑप्शन बी उधार, ऑप्शन सी में दोनों को ही इंक्लूड किया गया है और डी में किसी भी प्रकार का लेखांकन नहीं या ट्रांजैक्शंस नहीं होता है। सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है नगद। गैर लाभकारी संस्थाओं के ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस नगद में होते हैं, क्योंकि ये संस्थाओं का उद्देश्य माल का क्रय विक्रय नहीं करना होता है, सेवाएं देना होते हैं। बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस उधार प्रकृति के होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सेवा भावना के उद्देश्य से स्थापित किया जाने वाला संस्थान है। जैसे हमने देखा, इसका आंसर देखते हैं। पहला हमारा जो ऑप्शन है व्यापारिक संस्थान, दूसरा है गैर व्यापारिक संस्थान, थर्ड में ए और बी दोनों को ही रखा गया है और डी में किसी भी प्रकार की संस्थान को नहीं रखा गया है। सही उत्तर देखें, गैर व्यापारिक संस्थान, जैसे हम पहले ही देख चुके हैं, ऐसी संस्थान जो सेवा भावना के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, गैर कोष लेखांकन विधि अपनाई जाती है, नॉन फंड अकाउंटिंग मेथड। ऐसी कौन सी संस्थान है जो गैर कोष लेखांकन विधि को अपनाते हैं? ऑप्शन ए है व्यापारिक संस्थान, ऑप्शन बी है गैर व्यापारिक संस्थान, ऑप्शन सी में फिर दोनों को ही रखा गया है और ऑप्शन डी में किसी भी प्रकार की संस्थान को नहीं रखा गया है। आइए हम उत्तर जानते हैं। व्यापारिक संस्थान, जैसे हमने अभी देखा था, ये संस्थान गैर कोष लेखांकन विधि को अपनाती है। इनका उद्देश्य उपार्जन संकल्पना के आधार पर, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर अपने लेखों को रखना होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्थान संकल्पना पर आधारित है। ए ऑप्शन है रोकड़ संकल्पना, सेकंड है उपार्जन संकल्पना, सी फिर हमने ए और बी दोनों को इंक्लूड किया है और डी में किसी भी प्रकार की संकल्पना का उपयोग नहीं करती है। आइए हम ऑप्शन जानते हैं। ए और बी गैर लाभकारी संस्थाएं दोनों ही संकल्पनाओं पे बेस्ड अकाउंटिंग करती है। रोकड़ संकल्पना यानी रोकड़ की स्थिति जानने के लिए, और उपार्जन संकल्पना रोकड़ की स्थिति न जानते हुए वित्तीय स्थिति को जानने के लिए उपार्जन क्षमता का संकल्पना का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर लाभकारी संस्थाओं के लेखा अभिलेख है। ऑप्शन ए कैश बुक, ऑप्शन बी मेमोरेंडम बुक यानी स्मरण पुस्तिका, ऑप्शन सी व्यापारिक पुस्तक ट्रेड रजिस्टर, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस यानी ये तीनों ही पुस्तकों को गैर लाभकारी संस्थाएं अपने यहाँ रखती है। हम ऑप्शन जानते हैं, आंसर जानते हैं। ऑप्शन डी यानी गैर लाभकारी संस्थाएं ऊपर तीनों ही प्रकार के बहियों को अपने संस्थान में मेंटेन करती है, रखती है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाएं किस प्रकार के अकाउंटिंग मेंटेन करती है, लेखे अपने यहाँ रखती है। सबसे पहले है प्राप्ति और भुगतान खाता, जिसे कहते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट यानी प्राप्ति और भुगतान खाता एक वित्तीय विवरण है, जिससे किसी लेखा वर्ष में किए गए नकद लेन देनों का लेखा किया जाता है और यह खाता वित्तीय वर्ष के अंत में
या संस्थान द्वारा कुछ टाइम्स के बाद जैसा उनका निर्णय होता है उस प्रकार मेंटेन करती है। प्राप्ति और भुगतान खाता एक्चुअली एक तरह का वास्तविक खाता है। जैसे हमने देखा कि अकाउंटिंग या अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट वास्तविक खाता और नाममात्र का खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। प्राप्ति और भुगतान के अंतर्गत केवल हम वास्तविक खाते को ही इंक्लूड करते हैं, यानी हमारे पास जितनी भी संस्थान के पास जितनी भी रोकड़ प्राप्तियां होती है उन्हें हम रिसीप्ट्स में, और जितना भी व्यय होता है उसे हम पेमेंट साइड में लिखते हैं। और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंटिंग के विशेषताएं, सबसे पहला है ये वास्तविक खाता है। जैसा हमने समझा अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक खाते का जो नियम होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। संस्थान में जो भी आता है उसे हम डेबिट करते हैं, जो भी जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर संपत्ति या ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे ही हम वास्तविक खाते में इंक्लूड करते हैं। तो प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है जिसके रिसीप्ट साइड में जो भी वस्तुएं आती है उसे हम रिसीप्ट साइड में लिखते हैं, और जो जाता है या जो कैश जाता है उसे हम पेमेंट साइड में लिखते हैं। सेकंड है हमारा प्रारंभिक और अंत, कैसे हम इसे शुरुआत करते हैं और कैसे हम इसे क्लोज करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम कैश या बैंक का प्रारंभिक शेष लिखते हैं, और अंत भी हम जो होता है वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक से होता है। समय, यहाँ पर हम समय तत्व का ध्यान नहीं रखते हैं। इसका आशय है जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो किसी भी समय, यानी चाहे वो गत वर्ष के हो, चाहे वो वर्तमान वर्ष के हो, चाहे वो आगामी वर्ष के हो। इसे अगर संस्था में रोकड़ आती है तो उसे हम रिसीप्ट साइड लिखेंगे, रोकड़ जाती है तो पेमेंट साइड लिखेंगे। हम समय का यहाँ पर ध्यान नहीं रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन का स्वरूप। यहाँ पर हम किस नेचर के ट्रांजैक्शन रहते हैं। 2 प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन यानी आगमगत सौदे, और एक होते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन पूंजीगत सौदे। आगमगत सौदे या ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो बार बार किए जाते हैं, और पूंजीगत ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जिनको एक बार करने के बाद लंबे समय तक उनका उपयोग किया जाता है। उनका नेचर जो होता है नॉन रिकरिंग, नॉन फ्रिक्वेंटली होता है, कई दिनों बाद फिर हमें करना पड़ता है। इस खाते के अंतर्गत हम चाहे वो आगमगत नेचर के सौदे हैं या पूंजीगत, दोनों ही प्रकार के ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर शामिल करते हैं, सम्मिलित करते हैं। इसके अंतर्गत जो भी कैश आएगा, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का, हम रिसीप्ट साइड लिखेंगे। जो भी कैश जाएगा, चाहे वो कैपिटल का हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो, हम पेमेंट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, समायोजन। समायोजन ट्रांजैक्शंस की आवश्यकता तब होती है जब या तो ट्रांजैक्शन कर या तो कैश हमारे पास से गया हो या हमने सेवाएं ले ली हो, कैश नहीं गया हो, तब समायोजन की स्थिति होती है। लेकिन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी प्रकार के समायोजन की एंट्रीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्रीज का आधार है वो कैश कॉन्सेप्ट है, कैश संकल्पना, रोकड़ संकल्पना के आधार पर। यानी कैश आएगा तभी हम उसे रिसीप्ट्स में लिखेंगे और कैश जाएगा तो पेमेंट में लिखेंगे। इस प्रकार यहाँ पर किसी भी प्रकार के समायोजन प्रविष्टियों की आवश्यकता नहीं होती है। उपयोग हम देखेंगे, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाएं अपने आय व्यय खाता को बनाने के लिए हम का आधार जो होता है वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है, यानी इसके ही डेटा के आधार पर आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। ये जो फॉर्मेट दिया गया है वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का दिया गया है। देखिए, रिसीप्ट्स हमारे डेबिट साइड में है, प्राप्तियां और भुगतान क्रेडिट साइड यानी पेमेंट, भुगतान या पेमेंट क्रेडिट साइड में है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है
टू बैलेंस पीडी यानी पिछले साल का आगे आया हुआ प्रारंभिक रोकड़ शेष या फिर बैंक शेष। इसके पश्चात रिसीप्ट साइड में वो सारी प्राप्तियाँ, जैसे रेवेन्यू रिसीप्ट्स को भी यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, जनरल डोनेशंस हो गया। इसी प्रकार कैपिटल नेचर के जो रिसीप्ट्स होती है उनको हमने डेबिट साइड में शामिल किया है। भुगतान साइड यानी पेमेंट साइड जो क्रेडिट साइड में है, अगर हमारे पिछले साल का क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट आया है तो हम इसे यहाँ पर बाय साइड में लिखेंगे। इसी तरीके से रेवेन्यू पेमेंट यहाँ पर लिखेंगे, जैसे सैलरी है, वेजेस है, रेंट है। और कैपिटल नेचर के पेमेंट्स को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, कॉस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। यदि इस साल इसने ख़रीदा गया है, कैश हमारे पास से गया है, तो हम बाय साइड लिखेंगे। क्लोज कैसे करते हैं? यदि पेमेंट साइड ज़्यादा है और रिसीप्ट साइड कम है तो यहाँ पर हमने देखा टू बैलेंस सीडी आएगा, जो कि एक बैंक ओवरड्राफ्ट यानी लोन की स्थिति को दर्शाता है। उसी तरीके से यदि रिसीप्ट साइड ज़्यादा है, पेमेंट साइड कम है, तो क्लोजिंग बैलेंस बाय साइड आएगा और यहाँ पर संस्था के हाथ में या बैंक में कैश को शो करेगा। अब हम आगे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसे कहते हैं आय व्यय खाता, ये भी एक वित्तीय विवरण है जो गैर लाभकारी संस्थाओं के निश्चित वित्तीय वर्ष की आय और व्यय, लाभ और हानि का सारांश होता है। यह व्यापारिक संगठन के लाभ हानि खाते की ही तरह होता है। जिस प्रकार व्यावसायिक संस्थाएं अपने लाभ या हानि को जानने के लिए या वित्तीय स्थिति को जानने के लिए अपने यहाँ लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, उसी बेस पे गैर लाभकारी संस्थाएं अपनी वित्तीय स्थिति को जानने के लिए आय और व्यय खाता बनाती है, जिससे कि उन्हें आधिक्य या कमी का पता चल सके। ये संस्थाएं वित्तीय वर्ष के अंत में ये खाता तैयार करती है। और इसे अधिक अच्छे से समझने के लिए हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। आय व्यय खाता की विशेषताएं, सबसे पहले है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। यहाँ पर आय व्यय खाता एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र के खाते के अंतर्गत संस्था के एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं और इनकम और गेन्स आते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं, जितनी इनकम और गेन होती है उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। प्रारंभिक एवं अंत, रोकड़ प्राप्ति और भुगतान खाते की तरह इसे हम प्रारंभिक शेष से प्रारंभ नहीं करते हैं। इसका प्रारंभ सीधे ही एक्सपेंडिचर से यानी व्यय से किया जाता है और इनकम से शुरू किया जाता है। किसी भी प्रकार के शेष से प्रारंभ नहीं किया जाता है। एंड कैसे करेंगे, इसको क्लोजिंग कैसे करते हैं? यहाँ पर डेबिट साइड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको शामिल करते हैं, क्रेडिट साइड जितनी भी इनकम होती है उन्हें शामिल करते हैं। यदि आय व्यय से अधिक होती है तो जो बैलेंस होता है उसे हम आधिक्य यानी सरप्लस कहते हैं, और यदि व्यय अधिक है आय से और जो बैलेंस निकलता है उसे हम डेफिसिट या कमी कहते हैं। लेन देन का टाइम, समय तत्व, यहाँ पर इस अकाउंटिंग में आय व्यय खाते में समय तत्व का बहुत महत्व होता है। यहाँ पर वही ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जाता है जो इसके वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किए गए हैं। सामान्यतः 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा वित्तीय वर्ष होता है। यदि 1 मार्च से 31 मार्च तक जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सिर्फ उसे ही हम इंक्लूड करेंगे। गत वर्ष के ट्रांजैक्शन या आगामी वर्ष के ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे हमने देखा 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू नेचर के, आगमगत नेचर के, और एक होते हैं कैपिटल नेचर के यानी पूंजीगत लेके। आय व्यय खाता में केवल और आयगत
रेवेन्यू ट्रांजैक्शन या आयगत लेखों ट्रांजैक्शन सौदों का ही शामिल किया जाता है। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता है। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस के लिए यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट बनाई जाती है। समायोजन, जिस प्रकार यहाँ पर समय तत्व का ध्यान रखा जाता है तो यहाँ पर समायोजन एंट्रीज़ को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि ऐसे एंट्रीज़ जिनसे सेवाएं तो हमने ले ली हैं लेकिन कैश नहीं दिया गया, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका कि हमने भुगतान अभी कर दिया हो लेकिन उस भुगतान के नेचर का सौदा इस वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं था, तो ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस को यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है। इस प्रकार सभी प्रकार के समायोजन का लेखा आय व्यय खाता में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैलेंस शीट ऑफ अकाउंट। जैसे हमने पहले बताया, आय का व्यय पर आधिक्य को सरप्लस कहते हैं और व्यय का आय पर आधिक्य को डेफिसिट यानी कमी कहते हैं। इस प्रकार सरप्लस और डेफिसिट निकाल के इस खाते को बंद किया जाता है। यूज़, आय व्यय खाते का यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है गैर लाभकारी संस्थाओं के वित्तीय लेखों को जानना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो आय व्यय खाते का फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में एक्सपेंडिचर डेबिट साइड लिखे जाते हैं और इनकम क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। एक्सपेंडिचर होते हैं सिर्फ आयगत संबंधी लेख जो व्यय होते हैं उन्हें ही डेबिट साइड में जोड़ा जाता है और आयगत संबंधी जितनी आय होती है उन्हें ही क्रेडिट साइड में शामिल किया जाता है। यदि आय व्यय से अधिक होती है तो जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस का निर्माण, अधिशेष का निर्माण करता है, और यदि व्यय आय से अधिक होते हैं तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम डेफिसिट यानी कमी का निर्माण करता है। इस आधिक्य को आगे आर्थिक चिट्ठे में कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है और यदि डेफिसिट होता है तो आर्थिक चिट्ठे में कैपिटल फंड में इस डेफिसिट को माइनस कर दिया जाता है। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हम अंतर देखेंगे। प्राप्ति और भुगतान खाता और आय व्यय खाते के बीच में क्या अंतर है। उद्देश्य, यहाँ पर रोकड़ स्थिति या निश्चित अवधि के नकद व्यवहारों को जानने के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता बनाया जाता है, जबकि निश्चित वर्ष की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए आय व्यय खाता बनाया जाता है। डेबिट और क्रेडिट, इसके अंतर्गत डेबिट में प्राप्ति और भुगतान में डेबिट साइड सारी प्राप्तियां आती है और क्रेडिट साइड सारे पेमेंट्स आते हैं, जबकि आय व्यय खाते में डेबिट साइड सारे एक्सपेंडिचर आते हैं और क्रेडिट साइड सारी इनकम आती है। समायोजन, प्राप्ति और भुगतान में सिर्फ रोकड़ संकल्पना के आधार पर ट्रांजैक्शंस को शामिल किया जाता है, इसलिए समायोजन की प्रविष्टियां नहीं की जाती, जबकि वित्तीय वर्ष से पर्टिकुलर किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित ट्रांजैक्शंस को शामिल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर समायोजन की प्रविष्टियां की जाती है। पीरियड, अवधि, प्राप्ति और भुगतान खाते में सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस चाहे वो गत वर्ष से संबंधित हो, जो वर्तमान वर्ष से संबंधित हो या आगामी वर्ष से सम्मिलित किया जाता है। या आय व्यय खाते में केवल वर्तमान वर्ष से संबंधित ट्रांजैक्शंस को ही इंक्लूड किया जाता है। प्रारंभिक शेष, प्राप्ति और भुगतान खाते का प्रारंभिक रोकड़ शेष या बैंक शेष से किया जाता है, लेकिन आय व्यय खाते का प्रारंभ किसी भी प्रकार के शेष से नहीं किया जाता। सीधे या तो व्यय है तो डेबिट साइड व्यय लिखे जाते हैं, यदि आय है तो क्रेडिट साइड आय लिखी जाती हैं। क्लोजिंग बैलेंस, जिस प्रकार प्राप्ति और भुगतान खाता प्रारंभिक शेष से शुरुआत की जाती है तो अंत भी क्लोजिंग शेष से अंतिम शेष
कैश या बैंक का अंतिम शेष निकालकर इसको क्लोज किया जाता है। लेकिन आय व्यय खाते का जो क्लोजिंग होता है वो सरप्लस या डेफिसिट, आय का व्यय पर आधिक्य सरप्लस को जनरेट करता है और व्यय का आय पर आधिक्य डेफिसिट को जनरेट करता है। खाता बनाने की आवश्यकता, रोक प्राप्ति और भुगतान खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन रोककर की स्थिति को जानने के लिए गैर व्यापारिक संस्थाएं अपने आप प्राप्ति और भुगतान खाता बनाती है। आय व्यय खाता संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है जिससे वित्तीय वर्ष की वित्तीय स्थिति का पता चल सके। खातों के प्रकार, प्राप्ति और भुगतान खाता वास्तविक खाता है जिसके अंतर्गत संपत्ति या वस्तुओं को रखा जाता है। उसी प्रकार आय व्यय खाता एक नॉमिनल यानी नाममात्र का खाता है जिसमें आय या खर्चों को शामिल किया जाता है। बैलेंस शीट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के साथ बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें सारे ही ट्रांजैक्शंस को रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन आय व्यय खाते के साथ बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे हमने देखा, खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र का खाता। आय व्यय खाते में केवल नाम मात्र के खातों को इंक्लूड किया जाता है और आर्थिक चिट्ठे में पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत और वास्तविक दोनों प्रकार के अकाउंट को इंक्लूड कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं आर्थिक चिट्ठा क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट गैर लाभकारी संगठन हेतु चिट्ठा बनाया जाता है जो कि वित्तीय स्थिति का एक विवरण है और एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है। इसमें संगठन की कुल संपत्तियां और देनदारियों को सम्मिलित किया जाता है। चिट्ठे में देनदारियों पर संपत्ति का जो आधिक्य होता है वो पूंजी निर्माण करती है। गैर लाभकारी संस्थाओं के यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं होता है बल्कि संपत्तियों का दायित्वों पर जो आधिक्य होता है उसे ही हम कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। कई बार कैपिटल फंड नहीं दिया होता है तो हमें पिछले साल के बैलेंस शीट को ध्यान में रखकर कैपिटल फंड, प्रारंभिक कैपिटल फंड यानी ओपनिंग कैपिटल फंड को निकालना होता है। यहाँ पर सूत्र दिए गए हैं, फॉर्मूले दिए गए हैं। जब भी हम प्रारंभिक पूंजी कोष निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस टोटल लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी प्रारंभिक संपत्तियों के शेष में से प्रारंभिक दायित्वों के शेष को माइनस करके हम पूंजी कोष को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जब अंतिम पूंजी कोष निकालना हो, क्लोजिंग कैपिटल फंड निकालना हो, तो ओपनिंग कैपिटल फंड में प्रारंभिक पूंजी कोष में आय व्यय खाते से निकाले गए आधिक्य को जोड़ दिया जाता है और यदि कमी निकली है, डेफिसिट निकाली गई है, तो उसी ओपनिंग कैपिटल फंड में से डेफिसिट को माइनस कर दिया जाता है। जो अमाउंट निकलता है उसमें से पूंजीगत मध्य कैपिटलाइज्ड आइटम को प्लस कर दिया जाता है और इस प्रकार क्लोजिंग कैपिटल फंड निकल आता है। आर्थिक चिट्ठा का फॉर्मेट, यहाँ पर लायबिलिटी, सबसे पहले हम यहाँ लायबिलिटीज़ देखते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं की जो भी लायबिलिटीज़ होती है, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस होते हैं, शामिल किया जाता है। इसके अलावा कैपिटल नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो यहाँ पर शामिल किया जाता है। यानी लंबे समय के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। उसी तरीके से एसेट्स होती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर संपत्ति मान के शामिल किया जाता है। आर्थिक चिट्ठे के दोनों ही अकाउंट का जो बैलेंस होता है, अमाउंट का जो टोटल होता है वो इक्वल आना ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण को और अच्छे से हम समझेंगे। 3 प्रकार के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पहला है प्राप्ति और भुगतान खाता, जो कि लाभ कमाने वाली व्यापारिक संस्थाओं के संक्षिप्त रोकड़ बही का एक संक्षिप्त रूप होता है, जिसके अंतर्गत
अंतर प्रवाह यानी इनफ्लो, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो को इंक्लूड किया जाता है। दूसरा खाता होता है आय व्यय खाता, जो लाभकारी संस्थाओं के लाभ हानि खाते की ही तरह बनाया जाता है और जिसके अंतर्गत आय का व्यय पर आधिक्य को सरप्लस या आधिक्य कहते हैं, व्यय का आय पर आधिक्य को डेफिसिट कहते हैं। तीसरा है चिट्ठा। यहाँ पर 2 चिट्ठे की आवश्यकता होती है। यदि ओपनिंग कैश कैपिटल फंड को निकालने के लिए प्रारंभिक चिट्ठे यानी पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट की ज़रूरत होती है और इस साल के कैपिटल फंड को निकालने के लिए इस साल के बैलेंस शीट की आवश्यकता होती है। अब हम ट्रांजैक्शंस देखेंगे कि किस तरह के ट्रांजैक्शंस को कहाँ हम इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आउटफ्लो। यदि संस्था को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले कैश का आउटफ्लो होता है। जब भी आउटफ्लो होता है तो उसके बदले में हमको कोई वस्तु मिलती है, कोई बेनिफिट मिलता है। अब ये बेनिफिट जो होते हैं 2 प्रकार से हो सकते हैं, वो एक अल्पकालीन भी हो सकते हैं या दीर्घकालीन भी हो सकते हैं। मान लीजिए रॉ मटेरियल हमको ख़रीदना है तो पहले कैश का आउटफ्लो होगा और रॉ मटेरियल जो मिलेगा उससे हमें बेनिफिट होगा। लेकिन रॉ मटेरियल का नेचर क्या है, जैसे ही ख़त्म होता है फिर से हमें ख़रीदना होता है, बार बार ख़रीदना होता है, तो ये रिकरिंग नेचर का बेनिफिट मिले रहेगा, आउटफ्लो रिकरिंग नेचर का रहेगा। जैसे ही जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, अल्पकालीन नेचर के होते हैं, वो आउटफ्लो को हम व्यय कहते हैं। और मान लीजिए हमें फर्नीचर की आवश्यकता है अपने ऑफिस के लिए और एक बार ख़रीदने के बाद लंबे समय के लिए वो हमें बेनिफिट देगा, तो ऐसे नेचर के दीर्घकालीन व्यय जो आउटफ्लो होते हैं उन्हें हम संपत्ति मानते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, जो एसेट्स होती हैं उन्हें हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। उसी प्रकार से इनफ्लो होता है। जब भी हमारे पास कैश आता है तो हमें किसी भी दायित्व या ऑब्लिगेशंस का निर्माण होता है। मान लीजिए कमीशन के रूप में हमारे पास पैसा आया तो हमें उस कमीशन के प्राप्ति पे हमें अपनी सेवाएं देनी है। ये सेवाएं भी शॉर्ट ड्यूरेशन की हो सकती है, लॉन्ग ड्यूरेशन की हो सकती है। जो बार बार होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। इसी प्रकार यदि हम कोई लोन लेते हैं जिन्हें हमें लंबे समय बाद चुकाना होता है, इसके अंतर्गत भी हमारे पास पैसा आया लेकिन हमारे दायित्व बढ़ जाते हैं। यदि लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं तो वो दायित्व का निर्माण करते हैं। ऐसे इनफ्लो जो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं उन्हें हम आय कहते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं उन्हें दायित्व कहते हैं। जितनी भी इनकम होती है गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय व्यय के लेखों में शामिल की जाती है और दायित्व को आर्थिक चिट्ठे में शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आएंगे हमें न्यूमेरिकल में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिए जाएंगे, उसके बेस पर हमको आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाना है। तो हमें जब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट होगा उसमें इनफ्लो भी होगा, आउटफ्लो भी होगा, मतलब अंतर प्रवाह भी होगा और बाह्य प्रवाह भी होगा। रोकड़ के इसमें सारे ही टोटल होते हैं। इनके बेस पर जितने भी व्यय होंगे हम उनको आय व्यय खाते में लिखेंगे, लेकिन यदि संपत्ति होंगी तो हमें बैलेंस शीट में लिखना है। तो आउटफ्लो हमें ये देखना है कि कौन से व्यय है और कौन सी संपत्ति है। इसी प्रकार जो इनफ्लो होगा उसमें हमें देखना है कौन सी आय है और कौन सा दायित्व है। आय को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करेंगे और व्यय को हम चिट्ठे में इंक्लूड करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, मदें दी हैं, उसके बेस पर हम समझेंगे कि कौन से आय व्यय खाते में जाएंगे और कौन सी बैलेंस शीट में जाएंगे। गैर व्यापारिक संस्थाओं के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, मदें होती हैं, वो व्यापारिक संस्थाओं से थोड़ी अलग होती है। यहाँ पर आय का साधन होता है सब्सक्रिप्शन यानी चंदा। चंदा भी 2 प्रकार से होता है, एक जनरल सब्सक्रिप्शन होता है और एक स्पेसिफिक होता है। यदि जनरल है तो उसे हम रेवेन्यू मानकर आय व्यय खाते में लिखेंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक है तो उसे हम कैपिटल नेचर का मान के आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट में लिखेंगे। इसी तरीके से डोनेशन जो होगा, जनरल होगा तो आय व्यय खाते में और स्पेसिफिक होगा तो आर्थिक चिट्ठे में। एंट्रेंस फीस, हर साल सदस्य एंट्रेंस फीस देते हैं, नेचर रिकरिंग का होता है, इसलिए इसे हम आय व्यय खाते में शामिल करेंगे।
लेगेसीज यानी वसीयतनामे से प्राप्त राशि, यदि कोई मृतक अपनी वसीयत किसी गैर व्यापारिक संस्थाओं को देके जाता है, ये एक लाइबिलिटी होती है, ये रिकरिंग नेचर यानी बार बार नेचर की नहीं होती है, उसे हम आर्थिक चिट्ठे में लिखते हैं। इसी तरीके से एंडाउमेंट फंड, समर्पित या आधार कोष, कई बार व्यापारिक संस्थाएं, गैर लाभकारी संस्थाएं अपनी कैश को बढ़ाने के लिए एंडाउमेंट फंड यानी एक मुश्त राशि को इंक्लूड करती है, शामिल करती है, जो नॉन रिकरिंग नेचर होने के कारण एंडाउमेंट फंड को हम बैलेंस शीट में शामिल करते हैं। जिस प्रकार आय के ये मदें होती हैं, व्यय की भी कुछ मदें होती है। गैर लाभकारी संस्थाएं अपने यहाँ कई बार लेक्चर्स या कोई व्यापारिक क्रियाओं के लिए किसी व्यक्ति को बुला के उनकी सर्विसेज लेती है और उनके बदले में ऑनरेरियम देती है। ऑनरेरियम, कंज्यूमेबल गुड्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सब के लिए अगर नेचर रिकरिंग नेचर का है तो इसे हम आय व्यय में शामिल करते हैं। हम यहाँ पर वर्तमान वर्ष के चंदे का भी देखेंगे। जब भी हम आय व्यय खाता बनाते हैं और जो अमाउंट लेते हैं वो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट से लेते हैं, लेकिन रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो अमाउंट होगा, क्योंकि वो कैश कॉन्सेप्ट पर है, वहाँ पे समय तत्व का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो जो सब्सक्रिप्शन होगा वो टोटल होगा, यानी गत वर्ष का भी होगा, वर्तमान वर्ष का भी होगा और एडवांस यानी आगामी वर्ष का भी होगा। तो जब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुल चंदा लिखेंगे यानी कुल सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। उसके बाद जो इस साल से संबंधित चंदा है उसको हम प्लस कर देंगे, यानी वर्तमान वर्ष के अंत में जो अदत्त चंदा है, मतलब अदत्त चंदा वो इस साल से संबंधित है। उसी प्रकार पिछले वर्ष के अग्रिम रूप से एडवांस दिया गया चंदा जो इस साल का से संबंधित है उनको भी हम प्लस कर देंगे, लेकिन जो वर्तमान वर्ष के प्रारंभ में अदत्त चंदा था उसको हम इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि वो जो चंदा था वो पिछले साल का था। इसी तरह से वर्तमान वर्ष के अंत में जो अग्रिम जो चंदा, एडवांस चंदा था वो अगले साल से संबंधित होगा, जो कि इस साल नहीं आएगा। उस अमाउंट से हम उसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो वर्तमान वर्ष से संबंधित सब्सक्रिप्शन होगा, जिसे हम आय व्यय खाते में शामिल करेंगे। अब हम देखते हैं इस प्रस्तुतिकरण के रिकैप को, क्या क्या हमने बी पार्ट में समझा है, जिसमें हमने प्राप्ति और भुगतान खाता, उसकी विशेषताएं देखी, उसका फॉर्मेट देखा, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा की विशेषताएं देखी और फॉर्मेट देखा। कैपिटल फंड कैसे जनरेट करते हैं उसके हमने फॉर्मूले देखे और आवश्यक समायोजन और न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट देखा कि किस प्रकार हम प्राप्ति और भुगतान के बेस पर आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। यहाँ पर हम मूल्यांकन के लिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे समझ में आएगा कि विद्यार्थी इसे कितना समझ पाया है। पहला प्रश्न है प्राप्ति और भुगतान खाता है, ऑप्शन ए में है व्यक्तिगत खाता, दूसरा है वास्तविक खाता, तीसरा है नाममात्र का यानी नॉमिनल खाता और चौथा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हम इसका आंसर देखते हैं। प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है जिसके अंतर्गत संपत्ति और वस्तुएं शामिल की जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है, लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज एक कैपिटल रिसीप्ट है, पूंजीगत प्राप्ति है, आयगत प्राप्ति है, अ और ब दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। इसका हम उत्तर देखें। गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क एक पूंजीकृत प्राप्ति है, क्योंकि ये लाइफ में एक बार दिया जाता है जिसे हम पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं और इसे आर्थिक चिट्ठा में सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर हम कुछ लिंक्स देखेंगे, कुछ बुक्स देखेंगे जिसे रेफरेंस के रूप में शामिल किया गया है, जिससे कि विद्यार्थी
इन लिंक के माध्यम से इस टॉपिक पर आगे भी स्टडी कर सकता है, रीड कर सकता है, समझ सकता है और अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है।